सबसे पहले तो ये है कि अच्छी बात करते हैं, सबसे पहले जनता की बात करते हैं, इससे बढ़िया बात क्या ही हो सकती है। तो मैं आपको बधाई देता हूँ कि आप GNCR दिल्ली हरियाणा प्रारंभ कर रहे हो। इस इलाके के मुद्दों को, लोगों की समस्याओं को, यहाँ की खासियतों को आप तरजीह देते हुए अच्छे से उठाएंगे, क्योंकि GTV, जी न्यूज़ 2-3 बातों के लिए मुझे पसंद आता है। मुझे एक तो इस धरती की जो सुगंध है उसके साथ वो जुड़ा हुआ है। अब तक की सरकार के कार्यकाल को कैसे, मैं चाहूंगा कि आप सिर्फ एक बीजेपी के सदस्य हैं वो ठीक है, लेकिन आप थोड़ा सा दूर से हट करके अब आप सरकार के शासन को अब तक को देखते हैं, तो आपको लगता है कि सब कुछ ठीक ठाक अब तक चल रहा है या कुछ चैलेंजेस हैं जिस पर शायद थोड़ा और काम करने की जरूरत है? देखिए, चैलेंज तो जीवन में हमेशा रहेंगे, कभी चैलेंज नहीं रहेंगे ऐसा कोई वक्त आ नहीं सकता, और चैलेंज नहीं रहेंगे तो मज़ा भी नहीं आएगा, क्योंकि आप वीडियो गेम भी नहीं खेलेंगे अगर चैलेंज नहीं होंगे तो जीवन, संस्थाएं हमेशा चुनौतियों के साथ होती हैं और चुनौतियां रहनी भी चाहिए। चुनौतियों के पार जाना ही जीवंतता का लक्षण है। जहाँ तक मैं सरकार के काम को देखता हूँ, अभी हम 7 साल से अधिक पर चले हुए हैं, 8वें साल में जाएंगे, केंद्र में भी हरियाणा में भी। 2-3 बातें हैं जिनको बहुत अच्छे से हर कोई व्यक्ति तक जा रही है। एक विषय ऐसा हो रहा है कि एक नया वोट बैंक बन रहा है। इससे पहले मैंने इस प्रकार के वोट बैंक को कभी नहीं देखा। लाभार्थी, यानी इसका पॉजिटिव पक्ष ये है कि चीज़ों की डिलीवरी अंतिम व्यक्ति तक हो रही है और वो भारतीय जनता पार्टी को पसंद कर रहा है। ये बहुत बड़ा सर्टिफिकेट है, इससे बड़ा कोई सर्टिफिकेट हो नहीं सकता। आज अगर किसान सम्मान निधि जाती है 13-14 लाख किसानों के पास हरियाणा में, तो सीधे उनके खाते में जाती है बटन दबते ही। वो राजीव गांधी वाला युग नहीं है कि मैं 1 रुपया भेजता हूँ 15 पैसे पहुँचते हैं। आज किसानों के खाते में पैसा सीधा जाता है उनकी फसल का, तो उनको एहसास होता है कि ये मैंने अभी फसल बेची और मेरे खाते में पैसा आ गया है। आज हम देखते हैं कि एक ऐसे बहनों का ग्रुप जिनके पास गैस पहुँची, एक ऐसा ग्रुप जिसके पास आयुष्मान के कार्ड पहुँचे, एक ऐसा समूह जिसको आप कहेंगे कि जनधन के खाते खुले और कोरोना में मदद पहुँची, एक ऐसा समूह जिनको फ्री अनाज की ज़रूरत थी गया। यानी पूरे भयंकर कोरोना काल में एक भी व्यक्ति भूख से नहीं मरा। ये इस देश की बड़ी अचीवमेंट है। नहीं तो जब मैं विद्यार्थी जीवन में था, अनेक ऐसी खबरें पढ़ता था, तो वहाँ कालाहांडी में, दूसरे इलाकों में लोग भूख से मर गए, जड़ें उबाल कर खाई, उनसे डेथ हो गई। तो आज मैं देखता हूँ कि चीज़ें अंतिम व्यक्ति तक डिलीवर हो रही हैं। धनखड़ जी, आपने लाभार्थी की बात की और खास तौर पर यूपी का एग्जाम्पल हम सबके सामने है कि किस तरह से यूपी में प्रचंड जीत हासिल की है बीजेपी ने। तो क्या जो मिशन 2024 है उसको लेकर स्ट्रैटेजी में बदलाव किया गया कि ज्यादा से ज्यादा लाभार्थियों को जोड़ना है, महिलाओं को खास तौर पर जोड़ना है? नहीं, मैंने तो इसका रियलाइज किया है, एहसास किया है। उत्तर प्रदेश के चुनाव से पहले शायद मैं ऐसी बात नहीं कह पाता। उत्तर प्रदेश का चुनाव पहली बार हमने ये देखा कि वहाँ इस तरह, पहले कुछ घटनाओं को मैं कह सकता हूँ, इससे पिछले चुनाव में हम कह सकते हैं 3 तलाक खत्म हुआ तो मुस्लिम बहनों ने बहुत बड़ी मात्रा में बीजेपी को वोट किया, ऐसा एक मैसेज था। हरियाणा के परिप्रेक्ष्य में मैं आपसे समझना चाह रही हूं। एक घटना कोई हो गई, जैसे मान लो कोई ऐसी घटना हो गई कि हमारा पड़ोसी के साथ विवाद हुआ, हमारी देशभक्ति बहुत देश जो उसके साथ उभरती है, हमारा वोट उस नाते से हमको मिलता है। राजीव गांधी की माँ मर गई थी तो वोट मिल जाता है। यहाँ एक घटना की बात नहीं है, ये एक अलग तरह का, आप इसको समझिए कि चीज़ है कि सरकार कोई चीज़ दे रही है और वो अंतिम व्यक्ति तक पहुंच रही है और वो खुश होकर सरकार को बनाए रखना चाहता है। ये बिल्कुल अलग तरह की बात है। वही मैं आपसे समझना चाह रही हूँ कि हरियाणा सरकार ऐसी कौन कौन सी योजनाएं चला रही है जो अंतिम व्यक्ति तक पहुंच रही हैं और जिनका फायदा आने वाले चुनावों में आपको मिलेगा? हरियाणा सरकार की अभी मैं प्रशंसा करूंगा कि उन्होंने परिवार पहचान पत्र बनाकर और ऐसे परिवार निकाले हैं जो सबसे अंतिम पायदान में हैं और उनको 1,80,000 की आमदनी पर लेकर आना, उससे ऊपर लेकर आना, जो BPL की लाइन है, इस पर काम में लगे हैं। अंत्योदय मेले लगा रहे हैं, डायरेक्ट उनको ये पहचान करके कि ये रिक्शा चला सकता है, ये बहन भैंस पाल सकती है, ये लड़की ब्यूटी पार्लर खोल सकती है, उनको उस तरह की ट्रेनिंग देकर पैसा दिया जा रहा है। दूसरी बात के लिए मैं प्रशंसा करना चाहूँगा कि हमने आयुष्मान की जो लिमिट है वो
जो भारत सरकार से आगे बढ़ के 1,80,000 तक ले आए हैं, हम ज़्यादा लोगों को कवर कर रहे हैं। तीसरी बात की मैं प्रशंसा करना चाहूँगा कि जितनी भी सोशल सिक्योरिटी की स्कीम है वो सब गरीब लोगों के लिए, एक BPL वालों के लिए सरकार ने कहा है कि उनके पैसे हम भरेंगे। जैसे उनको कोई पेंशन मिलनी है अटल पेंशन योजना में, उनको कोई जीवन ज्योति सुरक्षा मिलनी है, कोई दुर्घटना सुरक्षा बीमा का लाभ मिलना है, तो हरियाणा सरकार ने अपनी तरफ से उनका पैसा भरना शुरू किया है। यानी कभी हम सुनते थे कि बाहर के मुल्कों में सोशल सिक्योरिटी बहुत है, ये सोशल सिक्योरिटी जैसा विषय अब यहाँ आगे बढ़ा है और सामान्य गरीब लोगों को चाहे इलाज की आवश्यकता है, चाहे किसी घटना दुर्घटना होने पर सहयोग की आवश्यकता है, सरकार के हाथ उस तरफ बढ़े हैं और सरकार ने पहल की है कि आपकी सामाजिक सुरक्षा के जो खर्चे हैं वो हम भरेंगे। आगे बढ़ते हुए मैं चंडीगढ़ के मुद्दे पर आपका ध्यान आकर्षित करना चाहती हूँ। ये जम्मू कश्मीर में 370 का मुद्दा हल हो जाता है, लेकिन चंडीगढ़ का मुद्दा इतने टाइम से चला रहा है, क्यों सहमति नहीं बन पा रही है और आपकी नजर से क्या सॉल्यूशन है इस मुद्दे का? देखिए, तो इसमें चंडीगढ़ से भी ज़्यादा महत्वपूर्ण है पानी। देखिए, हरियाणा में 2 करोड़ एकड़ फीट पानी इस्तेमाल होता है, उसमें से 1 करोड़ एकड़ फीट पानी हम नहर से लेते हैं, जिसमें 60 लाख एकड़ फीट पानी भाखड़ा डैम से आता है, भाखड़ा मेन ब्रांच के माध्यम से, और 40 लाख एकड़ फीट पानी यमुना नदी से आता है, और 1 करोड़ एकड़ फीट पानी हम ज़मीन से निकालते हैं। तो 1 करोड़ ऊपर सतही जल है, नदियों से आता है, 1 करोड़ अंदर से निकालते हैं। 1 करोड़ 20 लाख एकड़ फीट हमारी बारिश है, हरियाणा की 36 सेंटीमीटर बारिश होती है, और उसमें से 60 लाख एकड़ फीट रिचार्ज होता है। 40 लाख एकड़ फीट का ईयरली घाटा है। और हरियाणा उस नाते से अगर ज़्यादा बारिशें नहीं हो, इस बार तो डबल हो गई थी, ये तो डार्क जोन में बदलता है, लेकिन हमारा जो पानी का बंटवारा है उसमें से 19 लाख एकड़ फीट जो पानी का हिस्सा है वो अभी भी पंजाब से हमको मिलता नहीं है। इसमें 2 बड़े मुद्दे हैं। एक मुद्दा है अल्टरनेट चैनल का बनना, क्योंकि एक ही चैनल से अभी 9,000 क्यूसेस के आसपास पानी उसमें चलता है, और मान लो उस चैनल में कभी कोई दिक्कत होती है तो हरियाणा के पीने के पानी की भी दिक्कतें हो सकती हैं। इसलिए सबसे पहली बात है, सबको इस बात को उठाना चाहिए, और पंजाब को भी समझना चाहिए, दिल्ली को भी समझना चाहिए। दिल्ली के भी लिए आवश्यक है कि दिल्ली का पानी भी उसी चैनल से आता है। इसलिए एक अल्टरनेट चैनल बनना, ये मैं कहूँगा कि पंजाब की वर्तमान सरकार को और सबको समझना चाहिए कि SYL जैसा एक मौजूदा हरियाणा सरकार को भी समझना चाहिए, मिलकर के बात करें, ऐसी एक अल्टरनेट चैनल जरूर बने। बाद उसके बाद पानी उसके बाद का विषय, 19 लाख एकड़ फीट हमारा जो पानी बकाया है वो हमको मिलना चाहिए, क्योंकि हमारा पानी का घाटे का बजट है। ये तो हम आने वाले समय में जिस प्रकार से पानी इस्तेमाल कर रहे हैं, लगभग 2000 क्यूसेस पानी हमारा जो है वो शहरी क्षेत्र में, शहरी या मैं कहूँगा कि पीने में कंज्यूम होता है, और बाकी पानी हमारा जो है वो खेती के लिए कंज्यूम होता है। तो इसलिए चैनल बनना एक प्रायोरिटी, हिस्से का पानी मिलना, क्योंकि हम उससे भी हम पूरा तो नहीं होंगे, हमको और अल्टरनेट्स पे भी जाना पड़ेगा, माइक्रो इरिगेशन और बढ़ानी पड़ेगी, रिचार्ज और ज़्यादा हो, बारिश का पानी बहकर नहीं जाए उस पर लगना पड़ेगा। लेकिन सबसे बड़ी बात है ये पानी का मिलना। चंडीगढ़ भी हमको एक समझौते के तहत 40% हिस्सा हमको मिला है, उस नाते से हम वहाँ हैं, इसलिए वो मेंटेन रखना एक महत्वपूर्ण बात है। तो उस नाते से मुझे लगता है कि आप सब लोग इस बात को बहुत गहराई से समझते हैं कि ये पानी का विषय ऐसा है कि जो तत्कालीन आवश्यकता है, और सब प्रकार के घुमावदार मोड़ होने के बाद सुप्रीम कोर्ट तक, रात के काले कानून वो सब हो चुके हैं। अब तो ये निर्णय आ चुका है कि ये पानी हरियाणा को मिलना चाहिए, और वो पानी मिले और एक चैनल भी मिले। मतलब कोई ये कहे कि हम उसी चैनल से आपको पानी दे देते हैं, नहीं, एक अल्टरनेट चैनल, एक विकल्प, एक अच्छा सुझाव आपने रखा है, ये बड़ी बात है। थोड़ा सा सियासी तौर पर बात करूं, अगर आने वाले चुनाव को लेकर हरियाणा की बात करें, अगर एक पार्टी आम आदमी पार्टी वो कह रही है कि हमने पंजाब फतह किया, वही बवंडर हरियाणा लेकर आएंगे और इसको आगे हिमाचल गुजरात तक लेकर जाएंगे। तो बीजेपी के लिए आम आदमी पार्टी चैलेंजिंग है, या कांग्रेस जो कि लगातार एक विपक्ष की भूमिका में रही है, इस वक्त भी है, वो सूट करेगी ज़्यादा? कैसे देखे दो? देखिए, 349 शायद सीटें उत्तर प्रदेश में लड़ी, इन्होंने सब पर जमानत जब्त है। इन्होंने 70 सीटें उत्तराखंड में लगी, 68 पर जमानत जब्त है। 39 सीटें इन्होंने गोवा में लड़ी, 35 पर जमानत जब्त है। ये दिल्ली में यही हमारे पड़ोस में ही थे ना। पंजाब में आना वो एक अलग घटना है, उसको सबने समझना चाहिए। मैं आप पार्टी नंबर 2 पर आई हुई थी,
अब कांग्रेस पार्टी नंबर 1 पे थी, उसने खुद अपने आप को मैं कहूँगा कि घायल किया, बड़े बेआबरू होकर तेरे कूचे से निकले हम, जैसे कैप्टन साहब को निकाला गया। फिर जो 2 बंधु आए उनकी लड़ाई ख़त्म नहीं हुई, चन्नी साहब और सिद्धू जी की लड़ाई, तो अपने आप ही उन्होंने अपने आप को गिरा लिया। अकाली दल जो एक विकल्प हो सकता था, जिस दिन उन्होंने तय किया यहाँ मोदी जी की सरकार छोड़ के हम कैप्टन साहब के जाके पीछे खड़े होते हैं इस आंदोलन के लिए, उन्होंने अपनी जो है अधिष्ठान ही खो दिया कि जिस मुद्दे पर आप लड़ते थे, खड़े होते थे, जिनके सामने होते थे, जब आप उनके पीछे जाके खड़े हो जाते हो तो आपका अस्तित्व बचता नहीं है। इसलिए बाई चांस मैं कहूँगा कि बाकी लोग ढह गए, सेल्फ आउट हो गए, इसलिए आप वहाँ आ गए हैं। यहाँ कोई पार्टी उस तरह से सेल्फ आउट नहीं हो रही है, यहाँ सभी पार्टियाँ अपने अपने मजबूते बलबूते पर खड़ी हुई हैं। एफर्ट तो पहले भी इन लोगों ने किए थे, पहले भी ये कभी गोबर, कभी गाय, कभी कुछ ना कुछ लेके जाते रहे थे किसी न किसी के घर पे। तो ये कोई ऐसा नहीं है, ये बाजू हमारे आजमाए हुए। नुकसान नहीं कर रही आम आदमी पार्टी, कांग्रेस को भले ही कर दे। देखिए कांग्रेस के लिए एक चिंता की बात है, वो उनके अपनी चिंता की बात है, मैं इनके कारण से नहीं कहता। वो उनका जैसे पराभव हो रहा है उत्तर प्रदेश में, उत्तराखंड में, मणिपुर में, गोवा में, केंद्र से जैसे वो पार्टी खत्म हो रही है, इसलिए कांग्रेसी नेताओं में बेचैनी हो सकती है, नेचुरल है, क्योंकि एक पार्टी जो कभी इतनी बड़ी पार्टी थी और आज सिकुड़ कर जिसकी ये हालत हो रही है, तो जरूर मैं कहूँगा कि हुड्डा साहब में, उनकी टीम में, शैलजा में, सब में बेचैनी जरूर होगी। एक लास्ट सवाल है मेरा, बेहद महत्वपूर्ण विषय, लॉ एंड ऑर्डर। आप किस तरह से देख रहे हैं लॉ एंड ऑर्डर को, क्या बदलाव हुआ है? क्योंकि अनिल विज कहते हैं या तो हरियाणा छोड़ दो या अपराधी अपराध छोड़ दे, लेकिन एनसीआरबी के जो आंकड़े हैं वो कुछ और कह रहे हैं। हो रहा है, क्राइम ग्राफ बढ़ रहा है लगातार, और साइबर क्राइम एक बड़ी चुनौती। देखिए मैं ये कहूँगा कि अनिल विज जी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। ड्रग्स माफिया के खिलाफ वो बहुत भयंकर रूप से पड़े हैं, पीछे एक ही दिन में बहुत सारे छापामारी हुई, बहुत सारे विषयों पर उन्होंने पहल करके, लेकिन अभी हमको आना है, लेकिन हमें योगी जी के लेवल पर आना है। मुझे ये कहने में भी कोई आपत्ति नहीं है, योगी मॉडल अपनाया जा रहा है, योगी मॉडल हमको अपनाना पड़ेगा, क्योंकि जैसे योगी जी उस पर हमसे पहले ज़्यादा मजबूती के साथ खड़े हुए, अब हमको भी हरियाणा में बुलडोजर चलेगा। उस रास्ते नहीं, बुलडोजर एक अलग सिंबलिज्म है, वो अभी आते आते मेरी गाड़ी में एक थोड़ा मजाक हो रहा था, मेरे ड्राइवर और वो खोज रहे थे कि वो नोएडा घुस रहे हैं तो वो हाथी कहाँ हैं, तो वो उनको कहीं दिख नहीं रहे थे, तो किसी दूसरे ने कहा कि नहीं अब बुलडोजर दिखेंगे। तो ये जो बदलाव है उत्तर प्रदेश का, वो एक सिंबोलिज्म बना है, तो उस नाते से ये नहीं, लेकिन ये ठीक है कि एक सभ्य समाज के लिए अपराधों की कोई जगह नहीं होती है, और अपराधियों को पूरी तरह से जो है ख़त्म किया जाए अपराधों को, ये समसामयिक आवश्यकता है, जिससे सभ्य समाज के लोग आराम से जी सकें, अपना जीवन व्यापन कर सकें। उसके नाते से पूरी सख्ती इस प्रकार से बरती जा रही है, तो मैं इसके लिए अभिनंदन करता हूं मुख्यमंत्री और गृह मंत्री जी दोनों का, वो इस पर आगे बढ़ रहे हैं। बिल्कुल। ओम प्रकाश धनखड़ जी, बहुत सारी शुभकामनाएं भी, क्योंकि आने वाले समय में नई चुनौतियां हैं सियासी तौर पर भी, और आप योजनाओं को कैसे, आपने कहा कि अंत्योदय के जरिए हम मूल मकसद पे काम कर रहे हैं, इसमें भी सरकार बिल्कुल खरी उतरे, इस तरह की हमारी शुभकामनाएं। आप शुरुआत कर रहे हैं संकेंद्रित करके हरियाणा एनसीआर को, और मुझे लगता है कि आप अपना बेस्ट देंगे और सर्वश्रेष्ठ तरीके से लोगों के मुद्दों को सर्वे भवन्तु सुखिना के लिए उठाएंगे। बहुत शुक्रिया सर। बहुत शुक्रिया। जी दिल्ली एनसीआर हरियाणा के संपादक दिनेश शर्मा जी, हम चाहेंगे कि आप सम्मानित करें सर हमारे मेहमान ओम प्रकाश धनखड़ जी, बड़ी बेबाकी के साथ सवालों का जवाब। आपको भी बहुत बहुत शुभकामनाएं इस चैनल को हेड करने के लिए।